Good morning, students. How are you all? Welcome back to the class of Business Studies, and we were doing the chapter Organizing. Now, continuing with this chapter, today we are going to cover the topic of Delegation of Authority. First of all, delegation of authority, it can popularly known as delegation. Okay, and delegation is an important part of ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि एक मैनेजर के ऊपर जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कलोड हो जाता है तब डेलीगेशन की रिक्वायरमेंट फील होती है. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर जब उसके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो इंडिपेंडेंटली उस जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो उस टाइम पर अपने सबॉर्डिनेट्स में वर्क को डिवाइड कर देता है एंड उस वर्क के साथ साथ वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अथॉरिटी पे डेलीगेट करता है. ठीक है, सो व्हाट इज़ डेलीगेशन? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी का ट्रांसफ़र किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को ताकि वो डिसीजंस ले सके एंड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वो कर सकें. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एंड प्लस में अथॉरिटी दे रहे हैं. अथॉरिटी क्या होता है? पावर देना. ठीक है, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो उसके साथ साथ आपको अथॉरिटी या पावर भी देनी चाहिए ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके. ठीक है, सो entrusting responsibility and authority to others who then become responsible to us for their results, but we remain accountable to our boss what our subordinates do. देखिए होता क्या है कि सपोज़ करो एक स्कूल का ही एग्जाम्पल देते हैं. तो डायरेक्टर ने अगर प्रिंसिपल को कोई भी वर्क दिया, ठीक है, तो और प्रिंसिपल ने उस वर्क को टीचर्स को दे दिया. ठीक है, तो टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को दी गई है, उनके पास अथॉरिटी है उसको हमको कराने की. ठीक है, बट एक्चुअल में जो अकाउंटेबल होगा वो अकाउंटेबल कौन होगा? वो अकाउंटेबल हमारा प्रिंसिपल ही रहेगा टू द डायरेक्टर. ठीक है, तो आप अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. राइट, नाउ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? यानी जिम्मेदारी, कि जो आपको असाइंड जॉब है, असाइंड वर्क है, आप उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें. अथॉरिटी इज़ व्हाट? इट इज़ द पावर टू टेक डिसीजंस लेने की पावर को हम क्या कहते हैं? अथॉरिटी कहते हैं. ठीक है, देखिए जब आप किसी भी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको पावर भी देनी पड़ेगी ताकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली फुलफिल कर सके. एंड इट मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. ठीक है, कि आप अगर कोई भी काम जो है कंप्लीट नहीं होता है तो आप किसके लिए आंसरेबल हो. ठीक है, सो इट कैन नॉट बी पास टू डेलीगेटेड. ये आपको याद रखना है कि आप कभी भी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, बट आप अकाउंटेबिलिटी कभी किसी और को नहीं दे सकते. आंसरेबल आप ही रहोगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज अथॉरिटी? ये मैंने अभी आपको बताया. इट इज़ द राइट टू एक्ट एंड द पावर टू मेक डिसीजंस लेने की पावर को हम अथॉरिटी कहते हैं. ठीक है, एंड इट रिसाइड्स इन द पोजीशंस. ये जो अथॉरिटी होती है वो पोजीशंस में पर रिसाइड करती है. इट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस और द लेजिटिमेट राइट टू मेक डिसीजंस. वही बात कह रहा है बार बार कि ये राइट होता है उसका, एक पर्सन का, एक एम्प्लॉय का अधिकार होता है डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी? वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कि दिस इज़ द राइट टू कमांड. ठीक है, राइट टू कमांड होता है और ताकि वो सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सके. ठीक है, किस लिए दिया जाता है अथॉरिटी? ताकि जो भी एंटरप्राइज के प्री डिटरमाइंड गोल हैं उनको कंप्लीट किया जा सके. एंड इट इज़ द राइट टू डायरेक्ट अदर्स. दूसरों को डायरेक्ट करने का राइट होता है ये. ठीक है, कमांडिंग फोर्स होता है एक तरीके से. एंड इट इज़ डेलीगेटेड डाउनवर्ड. तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड जाती है. डाउनवर्ड का मतलब ये देखिए, ये आपको ग्राफ से क्लियर होगा कि अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाती है. ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल एंड वर्कर्स. तो अथॉरिटी हमेशा कैसे डाउनवर्ड की जाती है? इट कैन बी डेलीगेटेड डाउनवर्ड. ठीक है,
नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, या आपकी ड्यूटी। सो इट मे बी डिफाइंड एज द ऑब्लिगेशन। क्या होते हैं ये? ऑब्लिगेशन होते हैं या ड्यूटी होती है एक सबॉर्डिनेट की, टू हुम अ ड्यूटी हैज़ बीन असाइंड टू परफॉर्म्ड, यानी कि जिस भी सबॉर्डिनेट को कोई ड्यूटी दी गई है परफॉर्म करने के लिए तो उसकी ऑब्लिगेशन है उस ड्यूटी को पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन भी यही है, सेम है कि इट इज़ एन द ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट द असाइन्ड एक्टिविटीज़। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? सबसे पहले तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द असाइंड ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी असाइन की जाती है ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स को ही की जाएगी, एंड इट ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड। ये आपको याद रखना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा अपवर्ड जाती है, अथॉरिटी डाउनवर्ड आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है फ्रॉम जूनियर टू सीनियर, ठीक है। एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द ड्यूटी असाइन, जो ड्यूटी असाइन की गई है उसी का रिजल्ट होता है ये। इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। ऑब्लिगेशन है आपकी, ड्यूटी बनती है कि जो भी आपको जॉब दी गई आप उसको काम टाइम पर कंप्लीट कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। आप कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा कैसे जाती है? अपवर्ड जाती है, फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल जाती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द अनसरेबिलिटी। जो अनसरेबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी कैसे जाती है? अपवर्ड जाती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? फर्स्ट इज मीनिंग। अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज द राइट टू कमांड, ठीक है, पावर होता है ना, कमांड करने की पावर को बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? ऑब्लिगेशन होती है, जो भी आपको टास्क असाइन किया गया है उसको आप परफॉर्म कर सके टाइमली, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपकी आंसरेबिलिटी, कि जो भी आपको काम दिया गया है अगर आप उसने उस काम को प्रॉपरली नहीं किया है तो उसकी आंसरेबिलिटी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। नाउ ऑरिजिन। अथॉरिटी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? फ्रॉम फॉर्मल पोजीशंस। फॉर्मल पोजीशन से आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। एंड अकाउंटेबिलिटी कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तभी तो आप आंसरेबल होंगे ना किसी चीज़ के लिए। थर्ड वन इज फ्लो। अथॉरिटी का फ्लो मैंने अभी बताया कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपवर्ड होता है एंड अकाउंटेबिलिटी का भी अपवर्ड होता है, ठीक है। अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड रहता है। विड्रॉल की बात करूँ तो अथॉरिटी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। नोटिस देके आप उसकी पावर को छीन सकते हो, उसकी अथॉरिटी विड्रॉ कर सकते हो। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी विड्रॉन वंस क्रिएटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन डेलीगेशन? सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सबसे पहले आप ड्यूटी दोगे किसी को भी, ठीक है, तो आप सबसे पहले ड्यूटी क्लैरिफाई करोगे और ये बताओगे कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिसको भी आप अपने सबॉर्डिनेट को वो ड्यूटी दे रहे हो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बताओगे। देन ग्रांटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जो सुपीरियर है वो ड्यूटी देने के साथ साथ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ अथॉरिटी भी देगा उसको, ताकि वो कुछ डिसीजंस अपने आप ले सके। एंड देन क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन। क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन का मतलब है अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, कि अगर वो काम नहीं हुआ है तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यूटीज़ दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके बाद अथॉरिटी दी जाती है एंड लास्ट में उसकी अकाउंटेबिलिटी बताई जाती है। तो यही तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। Now what is the importance of delegation of authority? First one is reduction of executives workload. सबसे पहली importance क्या है इसकी, कि जो भी आपके ऑफिसर्स हैं उनके वर्कलोड को रिड्यूस करना, ठीक है। अब अगर वो डेलीगेट कर देंगे अपने काम को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो वर्कलोड होगा वो कम हो जाएगा एंड वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम पीरियड को इन द मोर इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिव वर्क्स। ज़रूरी नहीं डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में जो मैनेजर्स हैं वो खुद को बिजी रखें। आप डेलीगेट कर दो, अपने अथॉरिटी ऑफिसर्स डेलीगेट कर देंगे और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट या क्रिएटिव वर्क्स हैं उस पर वो फोकस करेंगे और डेली रूटीन वाले वर्क्स को उसने डेलीगेट कर दिया।
सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। देखो एम्प्लॉय की भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं कि वो अपने टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है, ताकि उनमें स्किल्स अच्छे से डेवलप हो सकें एंड इट मेक्स देम एनेबल टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क, कि जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क हैं वो उनको भी परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होती है, जल्दी होती है एंड बेटर डिसीजंस इवन इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। तो जब आप अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो सबॉर्डिनेट्स को, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपनी एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी को शो करके, और फिर उनका मोरल जो होगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। देन बेटर कोऑर्डिनेशन, जो डेलीगेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास में, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पर की आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हो, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ फ्यू हैंड्स, सिर्फ कुछ लोगों के पास ही डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, तो वो तो सेंट्रलाइजेशन होता है। यानी कि इसके अंदर आप बहुत कम अथॉरिटी डेलीगेट करते हो मिडिल एंड लोअर लेवल पे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो सकती है ना ही डिसेंट्रलाइज्ड, आपको एक बैलेंस लेकर के चलना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथों में रखना। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथों में रखेगा, वो अपने से लोअर लेवल्स को वो पावर्स नहीं देता, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि वो सारी पावर्स अपने पास रखें, सारे डिसीजंस खुद लें, सारा तो वो नहीं कर सकते ना, इसके लिए उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है। नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? इट मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अप टू द लोअर लेवल्स। यानी इसके अंदर आप क्या करते हो, अथॉरिटी को डिस्पर्स करते हो, अथॉरिटी को बांट देते हो, किसको दे देते हो, लोअर लेवल्स में, ठीक है। यानी कि आप कुछ अथॉरिटी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने पास में रख लेता है और बाकी की अथॉरिटी वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को दे देता है, ठीक है, ताकि लोअर लेवल्स कुछ डिसीजंस ले सकें, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि वो कुछ अथॉरिटी तो टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखता है और बाकी के जो डेली रूटीन की कुछ वैसी अथॉरिटीज़ होती हैं वो डिसेंट्रलाइज कर देता है टू द लोअर लेवल एंड द मिडिल लेवल, ठीक है। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी रिटेन्ड एट द टॉप लेवल, कि टॉप लेवल ने अपने पास ही अथॉरिटी रखी तो वो तो सेंट्रलाइजेशन हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी को एट ऑल द लेवल्स एंड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो फर्म को हमेशा इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में या डिसेंट्रलाइज्ड फर्म ने टॉप लेवल क्या क्या अथॉरिटी रखता है, ठीक है। पॉलिसीज़ जितने भी बनाने होते हैं या डिसीजंस लेने होते हैं वो आपका टॉप लेवल लेगा, ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका टॉप लेवल के पास रहेगा, ठीक है। तो मिडिल एंड लोअर लेवल के पास किस चीज़ की अथॉरिटी होगी, टू टेक डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द टास्क एलोकेटेड टू देम, राइट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? फर्स्ट वन इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग्स द सबॉर्डिनेट्स। देखो अगर आप डिसेंट्रलाइज कर देते हो, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स को पावर दे रहे हो डिसीजन लेने की, तो कहीं ना कहीं वो उनमें जो इनिशिएटिव मतलब उनका जो सजेशंस देने का है या डिसीजन लेने का की जो पावर है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्विक एंड बेटर डिसीजंस। जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजंस होते हैं वो भी क्विकली एंड इन द बेटर वे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। देन रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको एक्सेस वर्कलोड से रिलीव कर देते हैं। अब जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं दे कैन फोकस ऑन द
जो भी मेन कोर एरियाज़ है, कोर डिसीजंस है, वो उन पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेली मैनेजरियल वर्क्स है वो असाइन कर दिए जाते हैं सबॉर्डिनेट्स को। कहीं ना कहीं टॉप एग्जीक्यूटिव्स उन पर इतना फोकस नहीं करके और अपने मेन जो भी उनका कंटेंट है, मेन जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उस पर फोकस करते हैं। देन मैनेजरियल डेवलपमेंट, यानी कि जब आप सबॉर्डिनेट्स को अपने लोअर लेवल को क्या कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैनेजर्स की भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि आप सिर्फ टॉप लेवल नहीं, मिडिल लेवल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर भी डिसीजन ले रहे हैं, तो उनकी भी डेवलपमेंट होगी एंड बेटर कंट्रोल रहता है यहाँ पर। ठीक है, now what is the difference between the delegation and decentralization? First one is nature. देखो जो डिलीगेशन है दैट इज द कंपल्सरी एक्ट, वो आपको करना ही पड़ता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल एक्ट होता है, ऑप्शनल पॉलिसी होती है। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करूँ तो डेलीगेशन में लेस फ्रीडम रहता है और डिसेंट्रलाइजेशन में आपका मोर फ्रीडम रहता है। ठीक है, स्टेटस की बात करूँ तो डेलीगेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द टास्क एंड अथॉरिटी, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आता है, जो भी टॉप मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, उसका रिजल्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। स्कोप की बात करूं तो हमारा जो डेलीगेशन है उसका स्कोप नैरो होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर होता है। पर्पस की बात करूं तो डेलीगेशन का पर्पस क्या रहता है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है कि रोल को इंक्रीज करना एंड ऑटोनॉमी या फ्रीडम इंक्रीज करना एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, प्लीज वॉच इट, and if after watching the video if